सबसे पहले डू कंप्लीट योर ITOC ट्रेनिंग एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको आपके सिटी में बैच नहीं मिल रहा है देन ट्राई करो कि नियर बाई सिटीज़ में कर लेने के लिए। ये नहीं कि जब मेरे सिटी में बैच आएगा तभी मैं करूँगा, ये गलती मत करना। ये गलती मैंने किया था, मेरे कुछ 1.5 मंथ से ज़्यादा टाइम चले गए थे। सो जहाँ भी आपको बैच मिल रहा है आपके सिटी में या फिर आपके नियर बाई सिटीज़ में, वहाँ से कर लो। एंड मेक श्योर कि आप लोग ITOC ट्रेनिंग को सीरियसली लेना। ये नहीं कि 15 डेज़ का ट्रेनिंग है तो इससे करके ख़त्म करते, सर्टिफिकेट लेके ख़त्म करते। नहीं, आप लोग इसे सीरियसली लेना। बिकॉज कई लोग बोलते हैं ना कि जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं है, मैं ग्रुप डिस्कशन में बात नहीं कर पाता हूँ, देन OC ट्रेनिंग को सीरियसली लो। वहाँ पे हर एक चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, बिना ये सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं गलत परफॉर्म किया तो, अच्छे से बात नहीं कर पाया तो। कोई कुछ नहीं सोचेगा, सब वहाँ पे सीखने ही आए हैं। एंड कई लोग जो बोलते हैं ना कि मुझे एक्सेल चलाने नहीं आता, PPT कैसे बनाता नहीं आता, वर्ड फाइल टैली कैसे यूज़ करते नहीं आता है, देन IT ट्रेनिंग को सीरियसली लो। वहाँ पे आप लोग को यही सब सिखाया जाता है। तो आप लोग ये दोनों ही ट्रेनिंग को ना सीरियसली लेना, ताकि आप लोग अपने टेक्निकल स्किल एंड सॉफ्ट स्किल को एनहेंस कर सको। अब या तो आपका ITOC ट्रेनिंग हो गया है या चल रहा है या फिर आप स्टार्ट करने वाले होंगे, लेकिन आगे मैं जो भी बोलूँगा सबको सेम एप्लीकेबल होगा। नंबर 1, बिल्ड योर रेज्यूमे। एंड रेज्यूमे बनाते समय ना आप वही इन्फॉर्मेशन को ऐड करना जिसे आप जस्टिफाई कर सको, क्योंकि कई सारे इंटरव्यूअर ना आपके रेज्यूमे में से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो वही इन्फॉर्मेशन ऐड करना जिससे आप जस्टिफाई कर सको, बता सको कि ये मैंने क्यों ऐड किया और इसका मतलब क्या है। एंड मेक श्योर कि आप लोग अपने रेज्यूमे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही ऐड करना। ये नहीं कि कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके पूरा रेज्यूमे एकदम भरा भरा सा कर दियो। HR के पास आपका रेज्यूमे रीड करने के लिए सिर्फ 5 से 6 सेकंड ही रहता है, वो लोग इससे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। तो जितना हो सके उतना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही ऐड करना, और अपने रेज्यूमे को ना जितना हो सके उतना सिंपल एंड ईजिली रीडेबल फॉर्मेट में बनाना। ये नहीं कि आप लोग किसी वेबसाइट से या फिर कैनवा से एकदम डिज़ाइन वाला फॉर्मेट उठा के बनाने लगे। नहीं, मैं अगेन आप लोग को बता रहा हूँ कि HR लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए। वो लोग सिर्फ 5 से 6 सेकंड देखते एंड फिर शॉर्टलिस्ट कर देते। एंड उतने टाइम में आपका रेज्यूमे उनको समझ में नहीं आया या फिर बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं उसमें, तो वो लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, नो मैटर आप लोग कितने टैलेंटेड हो। और मेक श्योर कि आप लोग अपने टेक्निकल स्किल में टेक्निकल स्किल को ऐड करना, सॉफ्ट स्किल में सॉफ्ट स्किल को ऐड करना। कई लोग दोनों को ना मिक्सअप कर देते हैं। IT ट्रेनिंग को लोग सॉफ्ट स्किल में डाल देंगे, OC ट्रेनिंग को लोग टेक्निकल स्किल में डाल देंगे। तो ये गलती मत करना। और मेक श्योर कि आप लोग अपने रेज्यूमे को PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट करना। ये नहीं कि वर्ड फाइल में एक्सपोर्ट करके भेज दिए, नहीं, PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट करना एंड उसका नाम प्रॉपरली लिख देना। फॉर एग्जांपल रोशन गुप्ता CV या फिर रोशन गुप्ता _ रेज्यूमे। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक का एक्सेस दिया हो जहाँ पे 5-6 लोगों का रेज्यूमे है, तो आप लोग उससे देख के आइडिया ले सकते हो कि रेज्यूमे कैसे बनाना है। इवन उसी फॉर्मेट में बना भी सकते हो, बिकॉज वो सारे रेज्यूमे उन लोगों का है जो Big 4 या फिर Big 6 में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेरा भी है। रेज्यूमे बना लिया, अब अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो लिंक्डइन पे फर्म्स एंड उनके HRs को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो भी वैकेंसीज आती रहती है वो लोग वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आप लोग पता चलते रहेगा कि हाँ कहाँ पे क्या वैकेंसी आ रही है, एंड उस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करो जो लोग ऑलरेडी इस फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे आपको रेफर करने में। एंड ये लोग कैसे मिलेंगे, बेसिकली लिंक्डइन पे सर्च करना आर्टिकल असिस्टेंट या फिर आर्टिकल ट्रेनिंग ऐड, ऐसा आप सर्च करोगे ना तो आपको कई लोगों की प्रोफाइल आएंगे। आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के उनको मैसेज कर सकते हो। ये चीज़ ना बहुत कम वर्क करती है कि लाइक आप 50-60 लोगों को मैसेज किए, उसमें सिर्फ 10-12 लोग के आपको रिप्लाई आ रहे हैं, बिकॉज आप उसको नहीं जानते हो, वो आपको नहीं जानते। आपने जस्ट देखा कि हाँ ये फॉर्म में वर्क कर रहा है, उसको मैसेज कर दिया रेफरेंस के लिए। ऐसे ही कई सारे लोग उसको मैसेज कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत पहले ही बोलते आया था कि लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, लोगों के साथ बातचीत करो, उनके साथ कनेक्ट करो, उनके पोस्ट के साथ एंगेज करो, ताकि बाद में जब आप लोग का आर्टिकल स्टार्ट होए तो वो लोग आपकी हेल्प करें रेफरेंस के लिए। बिकॉज तभी वो लोग आप लोग को जानते हैं कि ये बंदा मेरे साथ बहुत पहले से कनेक्टेड है, ये मेरे पोस्ट के साथ एंगेज करते आया है, वो आपको जानता है तो आपको वो रेफ़र कर भी देता है। लेकिन वो रैंडमली मैसेज करते हैं रेफरेंस के लिए तो वो बहुत कम केस हो जाता है कि हाँ कोई आपको रिप्लाई कर रहा है। बट स्टिल ये वर्क करता है, आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो मेन चीज़ ना आपका लिंक्डइन ही है, वही आपकी हेल्प करेगा HRs के ईमेल के लिए, रेफरेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये टाइम ना, ये पीरियड के दौरान, आर्टिकलशिप हंटिंग के दौरान वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहना स्टार्ट कर दो। और अगर आप लोग स्मॉल साइज या फिर मिड साइज फॉर्म में अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हो तो आप लोग गूगल पे सर्च करोगे ना C आर्टिकलशिप, तो वहाँ पे भी आप लोग कई सारे आर्टिकलशिप ओपनिंग्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड सबसे मेन चीज़, आप लोग के फ्रेंड्स या रिलेटिव या उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव उस फॉर्म में वर्क कर रहे हैं तो आप लोग उनको बोल सकते हो रेफरेंस के लिए। मैं आप लोगों को कुछ टॉप फॉर्म्स के HRs के ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा जिनको आप लोग ईमेल कर सकते हो। एंड डोंट वरी, वो लोग ऐसा वैसा ईमेल्स नहीं है कि कैसे भी उठा के दे रहा है, वो जनरली एक्टिव ईमेल्स है जिनको मैंने खुद मेल किया था, तो आप लोग उससे यूज़ कर सकते हो। नाउ ईमेल कैसे करना है, देखो ईमेल करने का सबसे आइडियल टाइम होता है सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक। अगर आप ये टाइम पे ईमेल करते हो ना तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि जल्दी रिप्लाई आ जाए। एंड मेक श्योर कि आप लोग इसी ईमेल से मेल करना जो ईमेल आपके रेज्यूमे में है। और मैं कुछ स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा कि मैं कैसे ईमेल करता था, आप लोग इससे आइडिया लेके अपना ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो। और फॉलोअप कैसे लेना है, सबसे पहला फॉलोअप तो आप लोग 1 दिन के बाद ही ले लेना कि लाइक आज आपने मेल किया, रात तक रिप्लाई नहीं आया
तो कल पहला फॉलोअप ले लेना। दूसरा फॉलोअप 2 दिन के बाद लेना कि कल आपने पहला फॉलोअप लिया, 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, देन आप लोग दूसरा फॉलोअप ले लेना। फिर तीसरा फॉलोअप भी 2 दिन के बाद ले लेना। एंड देन इसके बाद भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, देन फॉलोअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उनके पास वैकेंसी नहीं है, बट स्टिल आपका मन कर रहा है कि नहीं एक और फॉलोअप ले लेते, तो 4-5 दिन के बाद एक और फॉलोअप ले लेना। और जब फॉलोअप लोगे ना तो मेक श्योर कि आप लोग प्रीवियस ईमेल को ही ना रिप्लाई करके फॉलोअप लेना। ये नहीं कि आप लोग ताज़ा ईमेल लिखने लगे, अपने प्रीवियस ईमेल को ही रिप्लाई करके फॉलोअप लेना। और आप लोग ना एक प्रॉपर ट्रैकर बना लेना कि मैंने कब कौन सी फर्म को ईमेल किया, कब फॉलोअप लिया। बिकॉज ये पीरियड में ना आप लोग कई सारे फर्म्स को ईमेल करते हो एंड आप लोग भूल जाते हो कि यार उसका फॉलोअप लेना बाकी था, इसको मेल करना बाकी था। तो एक प्रॉपर ट्रैकर मेंटेन कर लेना। सो ईमेल कर दिए, अब एचआर लोग आप लोग को ईमेल पे रिप्लाई कर देंगे या फिर कॉल करके बोलेंगे कि ये तारीख को आपका इंटरव्यू है, आ जाना। और जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ना जेरॉक्स कॉपी ले लेना। वैसे तो लोग मांगते नहीं ये, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड ले लेना। एंड ड्रेस कोड कैसा रहेगा? ड्रेस कोड फॉर्मल रहेगा एंड बॉयज स्पेशली तुम लोग के लिए टाई जरूर पहन लेना, वो तुम लोग का प्रोफेशनलिज्म एंड डिसिप्लिन शो करता है। एंड कई लोग पूछते हैं कि क्या ब्लेजर पहनना मैंडेटरी है? तो देखो ब्लेजर पहनना कोई मैंडेटरी नहीं है, तुम्हें पहनना तो पहनो, नहीं पहनना तो मत पहनो। लेकिन अगर तुम बिग फर्म्स के इंटरव्यू देने जा रहे हो ना तो पहन लेना, अगर तुम्हारे पास है तो अच्छा होता है। लाइक मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, लेकिन मैंने जस्ट जीटी एंड डेलोइट के इंटरव्यू में मैंने ब्लेजर पहना था, बाकी किसी भी इंटरव्यू में मैंने ब्लेजर नहीं पहना था। और प्लीज़ इंटरव्यू देने ना टाइम पे पहुंच जाना, 10-15 मिनट पहले ही पहुंच जाना। एंड हमेशा ना आधा घंटा या फिर 1 घंटे का ना बफरिंग टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना। बिकॉज तुम लोग को नहीं पता कि एग्जैक्टली फर्म कहाँ पर है, बस तुम्हें एड्रेस मिल गया है एंड एग्जैक्टली पता नहीं कि वो फर्म कहाँ पर है, तो उसे ढूंढने में भी टाइम चले जाता है। तो इसलिए आधा घंटा 1 घंटे का बफरिंग टाइम लेके चलना। और तुम लोग जैसे फर्म में एंटर करोगे ना तो सबसे पहले रिसेप्शन एरिया आएगा, तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट को ग्रीट करना, अपना नाम बताना एंड पर्पज़ बताना वहाँ पे आने का। फॉर एग्जांपल, हाय गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ रोशन गुप्ता, आई केम हियर फॉर द इंटरव्यू। तो रिसेप्शनिस्ट 5-10 मिनट वेट करने के लिए बोलेंगे। तो वहाँ पे प्लीज़ फ़ोन मत चलाने लगना या फिर तुम्हारे इंटरव्यू के नोट्स वगैरह निकाल के पढ़ने मत लगना, वो ये शो करेगा कि तुम प्रिपेयर होकर नहीं आए हो। एंड फ़ोन तो बिल्कुल ही मत चलाना। बेसिकली तुम क्या करना कि ना तुम फर्म को ना ऑब्जर्व करना कि फर्म में कैसे लोग आ जा रहे हैं, एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, फर्म का आर्किटेक्चर कैसा है, फर्म में कैसे पोस्टर्स लगे, वो सब ना देखने लगना। वो सब तुम देखोगे ना तो तुम्हें थोड़ा बहुत गट फीलिंग आने लगेगा कि हाँ फर्म कैसा है। एंड अगर तुम्हें ऐसे एरिया में बैठा दिए कि लाइक तुम्हें वहाँ से रिसेप्शन एरिया के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो तुम क्या करना कि ना कई सारे फर्म्स ना अपने रिसेप्शन एरिया में मैगजीन्स न्यूज़पेपर रखे रहते हैं, वो लेके पढ़ने लगना। लेकिन फ़ोन वगैरह प्लीज़ मत चलाना। एंड जब इंटरव्यूअर आएंगे ना तो खड़े होकर उनको गुड मॉर्निंग बोलना, उनके बोलने से पहले तुम गुड मॉर्निंग बोलना। मेरे साथ क्या होता है कि ना 2-3 बार मेरे साथ ये हो गया था कि और जैसे इंटरव्यूअर आए ना मैं थोड़ा नर्वस हो गया एंड मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मतलब मैं ऐसा ग्रीट कर पाया नहीं पहले, वो पहले मुझे ग्रेड किए फिर मुझे आके ग्रेड किया। तो ये नहीं होना चाहिए, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब हो जा रहा है। तो जैसे इंटरव्यू आएंगे ना तो खड़े होकर अच्छे से उनको गुड मॉर्निंग बोलना या फिर जो भी रहेगा उनको ग्रेड करना। एंड बैठना मत, वो तुमको खुद बोलेंगे प्लीज़ हैव अ सीट, तब बैठना थैंक यू बोल के। और जब तुम लोग का इंटरव्यू हो जाएगा ना तो तुम और इंटरव्यूअर इंटरव्यू रूम से बाहर निकलोगे, तो वहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, क्या इंटरव्यूअर वो लाइट को ऑफ कर रहेगा या फिर ऑफ कर रही है क्या? अगर नहीं कर रही है ना तो तुम उनको पूछना मैम शैल आई स्विच ऑफ द लाइट, तो वो जैसा हाँ ना बोलेंगे ना वैसा करके निकल लेना। ये बहुत छोटी चीज़ है बट बिलीव में इम्पैक्ट करती है। इंटरव्यू के दौरान ना प्लीज़ आप लोग स्ट्रेट बैठना। हम लोग की आदत होती है ऐसा झुक के बैठने के लिए, बट नहीं, इंटरव्यू के दौरान प्लीज़ स्ट्रेट बैठना, कॉन्फिडेंट रहना एंड आप लोग फेस पे एक अच्छा स्माइल रखना, एक नॉर्मल स्माइल रखना, जैसे कि ऐसे एक नॉर्मल स्माइल रखना। इवन आपकी फट रही है फिर भी आपको बस पता होना चाहिए कि आपकी फट रही है, लेकिन सामने वाले को लगना चाहिए कि आप लोग चिल हो, रिलैक्स हो, कॉन्फिडेंट हो। और आंसर सुने एकदम क्विकली मत देना कि जैसे उसने क्वेश्चन खत्म किया आप एकदम फट 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 आंसर देना स्टार्ट कर दिए। नहीं, 1-2 सेकंड का पॉज लो, जैसे उसने क्वेश्चन खत्म किया ना 1-2 सेकंड का पॉज लो, उससे ये फील करो कि हाँ मैं आपको एकदम अच्छे से अटेंटिवली सुन रहा हूँ। देन अपने आंसर्स को कामली एंड कॉन्फिडेंटली देना। इससे आपके ब्रेन को टाइम भी मिलेगा आंसर को फ्रेम करने के लिए एंड आप बिना अटके उठ के आंसर्स को दे पाओगे। और जहाँ पे आप लोग के आंसर में ना एक से ज़्यादा सेंटेंस है तो एक सेंटेंस खत्म होने के बाद ना 1 सेकंड का पॉज जरूर लेना, फिर जाके दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट इज एन ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी विद द प्रॉपर्टी ओरिएंटेड और नॉट irrespective ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। सच एग्जामिनेशन इज कनेक्टेड विद द व्यू टू एक्सप्रेशन ओपिनियन देयर ऑन। ऐसे। और एक और चीज़, डोंट शेक योर हैंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तुम उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं गए, उसको समझाने नहीं गए हो, उसके क्वेश्चन का आंसर करने गए हो, तो हैंड शेक मत करना। मैं जस्ट करो बिकॉज मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ इसलिए। मुझे नहीं पता तुम लोग सी आर्टिकल का इंटरव्यू देखे हो कि नहीं, लेकिन तुम लोग यूपीएससी कैंडिडेट का इंटरव्यू देखे होंगे, शॉर्ट्स इतना आते रहते,
उसमें तुम लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि वो जो कैंडिडेट रहते हैं तो आंसर करते समय वो लोग हैंडशेक नहीं करते, वो लोग का हाथ नीचे ही रहता है। तो आप लोग भी हैंडशेक मत करना, आप लोग उसको समझा नहीं रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। और अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि मुझे नहीं आता, आई डोंट नो आंसर, ऐसा नहीं बोलना है। बेसिकली आपको आंसर नहीं आ रहा है, उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं कि सबसे पहला ये आपके सिलेबस में वो है लेकिन आपको अभी याद नहीं आ रहा है, दूसरा ये आपके सिलेबस में वो है ही नहीं। तो दोनों ही सिचुएशन में इसको कैसे टैकल करना है, तो सबसे पहले ना उसकी तारीफ करना कि दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, दैट्स अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, जो भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा वैसा तारीफ करना। देन उसको बोलना प्लीज़ गिव मी फ्यू सेकंड टू थिंक ऑन इट, मतलब कि प्यार से कॉन्फिडेंटली कामली उसको बोलना कि प्लीज़ गिव मी फ्यू सेकंड टू थिंक ऑन इट। देन 2-4 सेकंड ऐसे 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 तो सोचना, फिर उसको बोलना कि सॉरी आई कांट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, आई विल चेक ऑन दिस। अगर ये क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन पूछा वो आपके सिलेबस में है तो ऐसा बोलना, और अगर वो सिलेबस में नहीं है तो बोलना सॉरी आई नीड टू चेक ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ परिवेसिव और डिफाइन परिवेसिव। तो ये जो परिवेसिव है ना, ये अपने सिलेबस में है, ऑडिट के सिलेबस में है, लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तो अगर आप लोग को इसका आंसर नहीं आता है तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो, ओ दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, प्लीज़ गिव मी फ्यू सेकंड टू थिंक ऑन इट। देन 2-4 सेकंड ऐसा ऊपर ऊपर देख के सॉरी आई कांट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, आई विल चेक ऑन दिस। या ये आपके सिलेबस में है तो, और अगर आपके सिलेबस में नहीं होता तो आप ऐसे आंसर करते हैं, ओ दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, प्लीज़ गिव मी फ्यू सेकंड टू थिंक ऑन इट। एंड 2-4 सेकंड ऐसे ऊपर ऊपर देख के सॉरी आई नीड टू चेक ऑन दिस। मतलब समझ रहे हो, डायरेक्टली ये बोलने से मतलब डायरेक्टली बोलते हैं ना कि आई डोंट नो आंसर, इससे बेटर है कि ये बोलो। ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है इंटरव्यू के ऊपर कि हाँ इसने ट्राई किया, इसे नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट ये बोला कि ये चेक करेगा, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। और लास्ट में ना इंटरव्यूअर ना आपको मौका देगा कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ आस्क। तो यहाँ पे ना प्लीज़ ध्यान देना, प्लीज़ अच्छे क्वेश्चन पूछना, क्योंकि यही एक पार्ट है ना जो आपका पूरा इंटरव्यू चेंज कर सकता है, पूरा अब तक जैसा इंटरव्यू है उसको पूरा बदल सकता है। लाइक अब तक आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था लेकिन यहाँ पे आपने हक दिया तो गया आपका, या फिर अब तक आपका इंटरव्यू बहुत बेकार गया था और यहाँ पे आपने मचा दिया तो हो गए, आप सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पे ना अच्छे एंड रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना। 2 क्वेश्चन मैं हर एक इंटरव्यू में पूछता था, वो ये कि सबसे पहले तो ये हाउ फर्म इंश्योर लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स ऑफ आर्टिकल ट्रेनिंग। इससे ये शो करता है कि हाँ आप लर्निंग के लिए एक्साइटेड हो एंड उतावले हो। सेकेंड, व्हाट आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यू वांट मी टू फोकस ऑन ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ आर्टिकलशिप। इससे ये शो करता है कि आप काम को लेकर सीरियस हो एंड उसे प्रायोरिटाइज करना चाहते हो। और एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता था अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है या फिर मैंने इंटरव्यू के साथ अच्छा रैपो बिल्ड कर लिया है, तो वो ये था कि दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, जस्ट आई एम क्यूरियस टू नो योर एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म टिल नाउ, कुड यू प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। ये मैं पूछ लेता था अगर मेरा अच्छा रैपो बिल्ड हो गया है, फिर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है तो। और प्लीज़ ये सब क्वेश्चन मत पूछना कि कितना स्टाइपेंड है, कितनी छुट्टियाँ मिलती है, भाई प्लीज़ ये सब मत पूछना, एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ये सब चीज़ें ना आपको सामने से बता दिया जाता है। अगर आप स्मॉल साइज या फिर मिड साइज फॉर्म में जा रहे हो तो वो लोग सामने से ही बता देते हैं कि कितनी छुट्टियाँ, कितना स्टाइपेंड है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलाउ है कि नहीं, ये सब आपको पहले ही से बता देते हैं वो लोग। एंड बिग फर्म्स में वो लोग एज्यूम करते हैं कि यू नो एवरीथिंग अबाउट अस, तो वो लोग ये नहीं बताते, लेकिन स्मॉल साइज मिड साइज फॉर्म में वो लोग सब कुछ बता देते हैं पहले ही आपको। और अक्सर स्मॉल साइज एंड मिड साइज फॉर्म में क्या होता है कि वो लोग ना आप लोग ना तुरंत कंफर्मेशन दे देंगे कि यू आर सिलेक्टेड, प्लीज टेल अस फ्रॉम व्हेन यू आर कमिंग। तो प्लीज़ आप लोग ना उनको तुरंत कंफर्मेशन मत देना कि आई विल कम फ्रॉम टुमारो, आई विल कम फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। नहीं, आप लोग तुरंत उनको कंफर्मेशन मत देना, प्लीज़ अपना टाइम लेना। आप उनको बोलना कि आई नीड 3-4 days, आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो। देन इसके बाद ना वो लोग ना आपके पास अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, वी डोंट हैव एनी वैकेंसी, वी हैव ओनली वन वैकेंसी, सो प्लीज टेल अस एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज वी विल सिलेक्ट अदर कैंडिडेट्स। ऐसा फॉर्म क्रिएट करेंगे, अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। स्टिल आप लोग ना अपना टाइम लेना, आप उनको बोलना कि प्लीज़ आई नीड 3-4 days टू डिस्कस विद माई पेरेंट्स सीनियर्स, आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि उनको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको उनको सिलेक्ट करना है। सो प्लीज़ अपना टाइम लेना, सोचना, अच्छे से सोचना समझना, देन अपना डिसीजन लेना। और एक और चीज़, अगर तुम लोग ने ये सोचा है कि हम बिग फर्म में ही आर्टिकलशिप करेंगे तो डायरेक्टली बिग फर्म में इंटरव्यू देने मत चले आना। उससे पहले कई सारे स्मॉल साइज एंड मिड साइज फर्म में इंटरव्यू देना, बिकॉज कि बिग फर्म के इंटरव्यू में एंड ये स्मॉल साइज मिड साइज के इंटरव्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए उससे पहले ये स्मॉल साइज एंड मिड साइज फर्म में इंटरव्यू देके अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेना, उसके बाद बिग फर्म में इंटरव्यू देने जाना। मैंने जीटी, डेलोइट, वीडियो में इंटरव्यू देने से पहले कई सारे फर्म्स में, कई सारे स्मॉल साइज एंड मिड साइज फर्म में इंटरव्यू दिए थे, एंड दैट्स रियली हेल्प मी टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस एंड परफॉर्म बेटर इन दैट इंटरव्यू। नाउ इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखो मैंने स्टार ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ट्रांसफर प्राइसिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, ये 4 डोमेन के मैंने इंटरव्यू दिए थे, इससे मुझे पता है कि इसमें क्या क्या पूछते हैं। तो अभी मैं एक एक क्वेश्चन बोल तो नहीं सकता, काफ़ी टाइम जाएगा उसमें, तो मैंने सारे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन ना एक PDF में बना के शेयर ड्राइव में अपलोड कर दिया हो, जिसका एक्सेस आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो उसमें आप लोगों को सारे डोमेन के क्या क्या क्वेश्चन पूछते मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि ऐसा नहीं कि उसमें मैंने जो जो बोला है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछते वही आएगा, और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, सिर्फ वो सब करने से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप लोग स्मॉल साइज या फिर मिड साइज फर्म में जा रहे हो। लेकिन अगर आप लोग बिग फर्म में जा रहे हो ना, देन आपको एडिशनल चीज़ें भी करना पड़ेगा लोगों से स्टैंड आउट करने के लिए। जैसे कि इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, और क्या क्या भी ट्रेनिंग चल रही है, ये सबसे रिलेटेड ना आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं एकदम डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, एकदम डिटेल में घुस के, और नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं। जैसे कि मेरे टाइम पे क्या था कि ICAI ने टैक्स ऑडिट पे लिमिट लगा दिया था, MCA ने CSR में चेंजेस किया था, और टाटा पावर ने किसी पावर कंपनी को एक्वायर किया था, एंड जेट किंग का शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया था। मतलब ये सब चीज़ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए क्या क्या इंडस्ट्री में हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ताकि इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं, तो आप लोग उसे थोड़ा बहुत बता सको, आप लोग उसका आंसर कर सको। और एक और चीज़ जो कि मुझे अभी याद है वो ये है कि जब भी आप लोग टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, तो ट्राई करो कि ना एग्जाम्पल्स का यूज़ करने के लिए, जहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है एग्जाम्पल यूज़ करने के लिए, वहाँ पे एग्जाम्पल्स का यूज़ करना ये एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा इंटरव्यूअर पे। और एग्जाम्पल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, जब आप लोग इंडस्ट्री को लेके अपने चीज़ों को लेके अपडेटेड रहोगे, तो ये सब चीज़ें ना आप लोग अपने आंसर्स में एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, जो कि अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और बिहेवियरल क्वेश्चन जैसे कि वाई यू चूज CA, वाई स्टार्ट ऑडिट, वाई वी शुड सिलेक्ट यू, वेर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सब जो भी बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं ना, इसका जितना हो सके ना उतना खुद का पर्सनल आंसर फ्रेम करने का ट्राई करना। जैसे कि अगर कोई इंटरव्यूअर मेरे से ये पूछता था कि वाई यू चूज CA, तो मैं ये बोलता था, सर आई डिड नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग और इमोशनल रीजन टू चूज CA। आफ्टर माई 12th रिजल्ट आई वॉज कन्फ्यूज्ड व्हाट्स नाउ, so I started researching about the best career path after 12th commerce, which is reputed and rewarding. Then I came across CA course. Every article and everybody was talking about the CA course, that this course is well rewarding, reputed, and most difficult to clear. Sir, I was not sure whether I will do CA or not, but I was sure I will do something which is difficult to clear because लोग उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ आई चूज CA। सो ऐसे में कुछ आंसर करता था, मैं ये नहीं बोलता था कि आई एम सो हार्ड वर्किंग, आई एम सो ईगर टू लर्न, आई प्ले विथ नंबर प्ले विथ मी। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता था, बिकॉज ये वो लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे। मैं सारे बिहेवियरल क्वेश्चन में अपना पर्सनल टच डालने का ट्राई किया था, अपना पर्सनल आंसर फ्रेम करने का ट्राई किया था, बिकॉज यही चीज़ आपको स्टैंड आउट करेगी एंड आपके सिलेक्टेड होने का चांसेस बढ़ा देगी। एंड एक और चीज़, ICAI के ब्रांच वाले ना आर्टिकल से प्लेसमेंट रखते हैं, तो प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करना। उसमें बहुत मिनिमम चार्ज लेते हैं, 100 रुपीज़ चार्ज लेते हैं, जो कि तुम सिर्फ वहाँ का उनका लंच करके ही रिकवर कर लोगे। तो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे ना कई सारी स्मॉल साइज मिड साइज फर्म आती है, जहाँ पे तुम इंटरव्यू दे सकते हो। एक बार पार्टिसिपेट कर लेना उसमें, तो जो भी फर्म्स आ रही है ना तुम उसमें इंटरव्यू दे सकते हो। तो वहाँ पे जाके ना जितनी भी फर्म्स आ रही है ना, सब में इंटरव्यू दो। हमारे थाने ब्रांच वाले ने रखे थे आर्टिकल से प्लेसमेंट, तो मैंने कुछ 15-16 इंटरव्यू दिए थे एक दिन में। मतलब सोच लो कितना अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया होगा। तो प्लीज़ अगर तुम लोग के आसपास एरिया के जो भी ICAI ब्रांच वाले वो लोग आर्टिकल से प्लेसमेंट रखे, तो पार्टिसिपेट जरूर करना। और तुम लोग चाहो ना तो अपने RTOC के टाइम भी इंटरव्यू दे सकते हो। कई सारे मिड साइज स्मॉल साइज फॉर्म वाले ना वो लोग अलाउ करते हैं, अगर तुम लोग RTOC भी अभी हुआ नहीं है ना, तो भी वो लोग अलाउ करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे जाके इंटरव्यू दो, प्रैक्टिस करो, अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड करो। और तुम लोग ना हर इंटरव्यू से आने के बाद ना अपने आप को ऑब्जर्व करना कि तुमने कहाँ पे मिस्टेक किए, कहाँ पे तुम अटक गए, कहाँ पे तुम आंसर ही नहीं कर पाए, कहाँ पे तुम्हें लग रहा था कि इसकी जगह अगर मैं ऐसा करता तो और बेटर हो सकता था। ये सब चीज़ें ना एक पेपर पे लिखना, और जब दूसरे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर दूसरे इंटरव्यू में जाओगे, तो जस्ट एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। नाउ आई एम टेकिंग सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नंबर 1, भाई मुझे डर लगता है अगर मुझे इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किए तो। सबसे पहले आई कैन वांट टू रिमाइंड यू डैट आपको फॉर्म को सिलेक्ट करना है, फॉर्म को आपको नहीं। आप ये एटीट्यूड बिल्ड कर लोगे ना, तो आप किसी भी इंटरव्यू में नहीं डरोगे। भाई वो नहीं लेगा तो क्या हो गया, उधर 10 फॉर्म लाइन में लगी है। नंबर 2, कौन से स्किल हमारे पास रहना चाहिए फॉर आर्टिकलशिप। देखो ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड स्किल नहीं है जो आप लोग को मैंडेटरी आना ही चाहिए। बेसिकली आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, एक्सेल, PPT, वर्ड, ये सब का बेसिक आना चाहिए। नंबर 3, क्वेश्चन का आंसर सेम वैसे ही करना है जैसा बुक्स में दिया है। एब्सोल्युटली नो, आप लोग बेसिक टर्म्स में भी आंसर कर सकते हो, खुद का बनाए भी आंसर बोल सकते हो, जस्ट मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। एंड मैं आप लोग सजेस्ट करूँगा कि AS नंबर, SN नंबर, सेक्शन नंबर, ये सब याद कर लेना विद देयर नेम। एंड जहाँ भी पॉसिबल हो पा रहा है ना कि आप लोग अपने आंसर में से मेंशन कर सकते हो, तो जरूर मेंशन करना, ये आप लोग को स्टैंड आउट करेगा। नंबर 4, क्या इंटरव्यू फुल इंग्लिश में होती है? हाँ, इंटरव्यू फुल इंग्लिश में होती है, लेकिन कोई स्मॉल साइज मिड साइज फॉर्म वाले बीच बीच में हिंदी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप लोग ये ड्रीम अज्यूम करके चलो कि इंटरव्यू फुल इंग्लिश में ही होगी, बट आप लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। जैसे कि मैं अपने एक आंसर में ना हिंदी यूज़ करता था, जब कोई मेरे से पूछता था कि वाई यू चूज CA, तो लास्ट में ना मैं थोड़ा सा हिंदी यूज़ करता था। तो मतलब आप लोग
100% में से 2-3% हिंदी यूज़ कर सकते हो। एंड आई अंडरस्टैंड कई लोगों को प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है, फुल इंग्लिश नहीं आती है, इवन मेरे को भी नहीं आती है। तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, बिकॉज आप लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर ना घर से लर्न करके जाओगे, वही आप लोग को वहाँ पे बोलने का है। सो यहाँ पे कोई भी डरने की बात नहीं है। नंबर 5, हाउ टू सिलेक्ट अ डोमेन। देखो कई सारे लोग तो क्लियर हो गए कि हाँ मुझे ये डोमेन में जाना है, मुझे वो डोमेन में जाना है, बट कई सारे लोग को क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन से डोमेन में जाए। तो अगर आप लोग को नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कौन से डोमेन में जाए, तो आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस देख लो। कई सारे लोग ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, कैसे इस डोमेन में वर्क होता है, कैसे उनका एक्सपीरियंस है, वो लोग शेयर किए। वो आप लोग देखो तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे कौन से डोमेन में जाना चाहिए। अगर वो देखने के बाद भी नहीं क्लियर हो रहा है कि यार किस में जाए किस में नहीं, देन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे फर्म में जाओ जहाँ पर आप लोग को फुल डोमेन का एक्सपोजर मिल रहा है, सारे ओवरऑल एक्सपोजर मिल रहा है। उसके बाद आप लोग को समझ में आया कि हाँ मुझे कौन से डोमेन में इंटरेस्ट आ रहा है, एंड आफ्टर क्लियरिंग सीए आप लोग उस डोमेन में जा सकते हो, या फिर 1 साल का आर्टिकलशिप करके ट्रांसफर लेके स्पेसिफिकली उस डोमेन में जा सकते हो। नंबर 5, इंटरव्यू में कितने राउंड होते हैं। देखो स्मॉल साइज फॉर्म एंड मिड साइज फॉर्म ना एक ही राउंड लेती है, एंड उसमें सब कुछ पूछ लेती है, आप लोग का टेक्निकल बिहेवियरल सारे क्वेश्चन उसी में पूछ लेती है। बट कोई कोई मिड साइज फॉर्म ना 2 राउंड ले लेती है, एक एचआर राउंड और एक टेक्निकल राउंड। और कोई कोई रेयर मिड साइज फॉर्म 3 राउंड ले लेती है। मेरे को एक मिड साइज फॉर्म थी, उन्होंने 3 राउंड लिया था, ग्रुप डिस्कशन राउंड, एचआर राउंड एंड टेक्निकल राउंड। बाकी बिग फर्म्स में 2 से 4 राउंड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी। जब मैं जेडी गया था ना, तो वहाँ पे मेरे 2 राउंड हुए थे, एचआर राउंड एंड टेक्निकल राउंड। लेकिन मेरे बाद ही एक बंदे ने आया था, उसका 3 राउंड हुए थे। तो ये वेरी कर सकता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहला एचआर राउंड होगा फिर टेक्निकल राउंड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अप डाउन कर सकता है। जैसे कि मैं आरएसएम गया था, तो वहाँ पे मेरा सबसे पहले टेक्निकल राउंड हुआ था, फिर एचआर राउंड हुआ था, फिर टेस्ट हुआ था। और हाँ, टेस्ट भी हो सकता है, कई सारे फॉर्म्स टेस्ट भी लेती है, एंड वो टेस्ट ईजी रहता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन रहता है हमारे सिलेबस में से, तो कोई डरने की बात नहीं है। एंड लास्ट ग्रुप डिस्कशन में क्या पूछते हैं। सर ग्रुप डिस्कशन में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछते, वो लोग बेसिकली कोई भी एक रैंडम टॉपिक दे देंगे, एंड आप लोग को 4-5 मिनट का टाइम देंगे कि इसके ऊपर सोचने के लिए, अपने पॉइंट्स को रेडी करने के लिए। फिर कुछ नंबर ऑफ पीपल के साथ आप लोग उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करोगे। एक ऑब्जर्वर रहेगा, वो आप लोग को देखेगा कि कौन कैसे बात कर रहा है, कौन अपने पॉइंट्स को कैसे बोल रहा है, उस हिसाब से वो लोग कुछ कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा फॉर द फर्दर राउंड। सो ग्रुप डिस्कशन ये होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई ट्राई टू कवर ऑल ऑफ द पॉइंट, बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट है देन आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैंने तो कोई ना कोई आप लोग को जरूर बता देगा। बाकी जाओ इंटरव्यू में फोड़ दो, मचा दो, एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू डैट आप लोग को फॉर्म को सिलेक्ट करना है, फॉर्म को आप लोग को नहीं। ऑल द बेस्ट, बाय। बहुत रात हो गई भाई।